चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये हमारा आखिरी हेड ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ओके। क्या कहता है ये हेड, ध्यान से सुनिए आप। सेक्शन इसमें कवर होते हैं 56 से लेके 59 तक, ठीक है। और जो पहला सेक्शन है जो कि चार्जिंग सेक्शन है इसका, वो क्या कहता है वो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन क्या कह रहा है? चार्जिंग सेक्शन देखिए, चार्जिंग सेक्शन कहता है कि आपकी कोई ना कोई इनकम होनी चाहिए। देयर शुड बी एन इनकम, देयर शुड बी एन इनकम। आपकी कोई ना कोई इनकम होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। दूसरी बात, देयर शुड बी एन इनकम। दूसरी बात, such income is not an exempted income। कि पहली बात तो इनकम होनी चाहिए, और दूसरी बात वो इनकम एग्जम्प्टेड इनकम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, such income is not covered such income is not covered in 4 heads। वो इनकम 4 हेड में कवर ना हो। इसका मतलब इनकम होनी चाहिए, इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए, और पहले जो 4 हेड हम पढ़ चुके हैं, सैलरी, एचपी, बीएनपी, कैपिटल, उन चारों में वो इनकम नहीं आनी चाहिए। तब वो इनकम जाके यहाँ आए, ठीक है। क्योंकि एक इनकम 2 हेड में टैक्सेबल तो हो नहीं सकती, तो अगर वो पहले ही किसी हेड में आ चुकी होती तो यहाँ आने का तो कोई सेंस ही नहीं था। तो इसलिए ये सारा प्रोविजन बनाया है। इज दैट क्लियर? ओके। अब सवाल ये आता है कि सर अदर सोर्स में कौन सी इनकम आएगी? तो जवाब तो पहले दे चुके हैं, जो इनकम अभी तक चारों हेड में नहीं आई है वो सारी इनकम कहाँ आ जाएगी? अदर सोर्स में आ जाएगी। तो कौन सी सर ऐसी इनकम है? कुछ लिस्ट बना लो। चलो लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप एक बात बताइए, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या हमने कुछ पढ़ा था कि ये इनकम तो यहाँ आएगी? बताइए, क्या इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि ये इनकम तो अदर सोर्स में जाएगी? याद करिए। यस, हमने पढ़ा था सर, एमएलए एमपी की सैलरी अगर है तो वो तो अदर सोर्स में जाएगी, याद है। हमने ये भी पढ़ा था कि सर अगर फैमिली पेंशन मिल रही है तो वो भी अदर सोर्स में जाएगी। हमने ये भी पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू यूआरपीएफ, हमारे पैसे पे ब्याज, यूआरपीएफ में हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी अदर सोर्स में जाएगा, याद है। तो ये सारी कुछ इनकम ऐसी है, ठीक है। और इसमें एमएलए एमपी में मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, वेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नॉट एग्जिस्ट। ओके, जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है वो इनकम या तो अदर सोर्स में आएगी या बीएनपी में आएगी। बीएनपी में आ गई है तो ठीक है, नहीं आई है तो अदर सोर्स में आ जाएगी। बोलो, क्या ये तीनों इनकम आपके क्लियर है माइंड में?
तीनों को लिंक कर पा रहे हैं आप? ठीक है, अब आइए आगे। हाउस प्रॉपर्टी में ऐसी कोई इनकम पड़ी थी क्या कि सर ये इनकम तो हम एचपी में इसमें लेके जाएंगे अदर सोर्स में? बताइए, हाउस प्रॉपर्टी में ऐसी कोई इनकम पड़ी थी कि सर ये इनकम तो हम हाउस प्रॉपर्टी की जगह कहाँ लेके जाएंगे? अदर सोर्स में। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, खाली जमीन से। याद आया? ओके। दूसरा, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, क्योंकि एचपी में तो इनकम आने के लिए मालिक होना जरूरी है, और मालिक नहीं है तो वो इनकम कहाँ जाती है? यहां आ जाती है। ओके। कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट, डन। क्या ये तीनों भी लिंक कर पा रहे हैं आप? ये तीन हमने सैलरी हेड से उठा के लाए हम, और दूसरे तीन हम एचपी हेड से लेके आए हैं। ओके। कंपोजिट रेंट में हमने ये कहा था कि अगर दो चीजों का किराया मिक्सअप है तो हम उन्हें सेपरेट करेंगे। उसमें से हाउस का किराया तो हम ले जाएंगे हाउस प्रॉपर्टी में, और हाउस के अलावा जो किराया है मशीनरी वशीनरी का वो सारा ले जाएंगे अदर सोर्स में। ओके, चलिए और बताइए। अच्छा, बीएनपी में ऐसी कोई इनकम पड़ी थी कि ये तो अदर सोर्स में जाएगी? बीएनपी में बीएनपी में पड़ी थी क्या कोई इनकम ऐसी जो अदर सोर्स में जाने के लायक थी? चलो कैपिटल गेन की बात करते हैं। कैपिटल गेन में एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है सर, एडवांस मनी फोरफिटेड पड़ी थी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, ऐसा एक पढ़ा था सर हमने, याद है? एडवांस मनी फॉरफिटेड अगर 1/4/2014 से पहले की है तो कॉस्ट में से रिड्यूस करते हैं, और बाद की है तो अदर सोर्स में ट्रीट करते हैं, इसलिए हम बाद वाला पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन, याद आया? और इनहांस कॉम्पनसेशन। ठीक है, अगर आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है तो उसके बदले में आपको जो कॉम्पनसेशन मिलता है या इनहांस कॉम्पनसेशन मिलता है वो तो कैपिटल गेन में आएगा, पर उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट अदर सोर्स में आएगा। इज दैट क्लियर? तो 8 इनकम तो हमने पुराने हेड से ही लिंक कर ली, 8 इनकम तो हमने पुराने हेड से ही लिंक कर ली। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उन इनकम की जो अभी तक कहीं नहीं आई। राघव कह रहे हैं सर गिफ्ट, लो बेटा गिफ्ट, ये लो गिफ्ट लिख दिया हमने, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। ठीक है, और बोलिए और कौन सी इनकम है जिसका हमने अभी तक कहीं पे भी टैक्सेशन नहीं किया है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बताइए लिया है क्या क्या कहीं पे? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लिया है क्या कहीं पे? नहीं। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, ओके, तो ये भी कर लेते हैं कवर। और बताइए, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट ऑन
इनकम टैक्स रिफंड ऐसा बोले तो चलेगा? यस सर, वो भी यहाँ आएगा। और इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो ये सारे इंटरेस्ट यहाँ आ जाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट इनकम हमने अभी तक कहीं पे भी नहीं ली है, राइट। और बताइए कमीशन, अगर कमीशन एम्प्लॉयर से मिलता है तब तो कमीशन सैलरी में आ जाता है, बट अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी से कमीशन मिला तो वो अदर सोर्स में आएगा, राइट। और बताइए, सोचो सोचो भैया सोचो, आप जिंदगी में क्या कमा सकते हैं, बताओ। डिविडेंड अभी तक लिया है क्या कहीं पे? नहीं। बोनस नहीं बेटा, बोनस तो एम्प्लॉयर देता है, और बोनस एम्प्लॉयर देता है तो वो तो सैलरी में आ जाएगा। बोनस तो एम्प्लॉयर देता है ना, तो वो तो सैलरी में आएगा। ओके, और बोलिए। लॉटरी, यस वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटा मैंने यहाँ ले लिया अदर सिक्योरिटीज में, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी ले लिया ना अपन ने, तो वहां आ गया है, बॉन्ड और डिबेंचर सब वहां आ गए। लॉटरी सही बोला है राघव ने, तो मैं लिख देता हूँ लॉटरी हो सकता है कोई गेम शो, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, इस तरीके का कोई शो हो सकता है। इन सबको बोलते हैं कैजुअल इनकम, इन सबको क्या नाम दिया गया है? कैजुअल इनकम। और बताइए, और बताइए। प्राइवेट ट्यूशंस जो देते हैं ना, वो भी अदर सोर्स में आती है, अगर वो उनका प्रोफेशन नहीं है तो। और बताइए। इनकम एज रेंट वो हमने लिख दिया बेटा, रेंट फ्रॉम वेकेंट लैंड हमने लिख दिया, कंपोजिट रेट हमने लिख दिया। अच्छा चलो, रेंट फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ओके। डीम्ड इनकम नहीं बेटा, डीम्ड इनकम कौन सी डीम्ड इनकम? डीम्ड इनकम किस तरीके की डीम्ड? बेनिफिट जैसे एलआईसी से मिलने वाला जीरो कूपन बॉन्ड, नहीं बेटा, जीरो कूपन बॉन्ड पे देखो इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, जीरो कूपन बॉन्ड पे तो मिलता है हैवी डिस्काउंट, और जो कि कैपिटल गेन होता है, क्योंकि हम मान लीजिए 100 रुपए वाला बॉन्ड हम 70 रुपए में खरीद रहे हैं और फिर रिडम्पशन पे हमें 100 रुपए मिल रहा है, तो जो 30 रुपए डिफरेंस होगा दैट विल बी कैपिटल गेन, ठीक है। तो वो अदर सोर्स की इनकम नहीं होगी। और एलआईसी वगैरह से जो बेनिफिट मिलते हैं राघव, वो हम बेटा ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, या तो कहाँ पे, या तो हम सैलरी में कवर कर चुके होंगे, और या फिर वो टैक्स फ्री अमाउंट होगा, ठीक है। क्योंकि एलआईसी में जो पैसा लगाया है हमने, वो तो हमारा खुद का ही पैसा है ना, वो तो हमारा खुद का पैसा है, तो और उसकी मेच्योरिटी जो मिलती है वो जनरली टैक्स फ्री होती है। एक केमेन इंश्योरेंस जरूर होता है, केमेन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उससे कोई पैसा मिला है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और बताइए, सोचो, ऐसे मत करो कि ठीक है कुछ भी याद आया, आप एक सोचो, पहले चीज याद करो और फिर सोचो कि क्या हमने वो किसी हेड में ली है पहले, क्या हमें उससे इनकम हो रही है, बोलिए, सोचते जाओ। एग्रीकल्चर इनकम, आउटसाइड इंडिया लिख देता हूँ क्योंकि इंडिया वाली तो टैक्स फ्री है। और बोलिए। और कोई इनकम याद आ रही है? नहीं सर, हमें तो याद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मिसलेनियस लिख देता हूँ, तो बाद में अगर कोई याद आ जाए तो लिख लेना। प्राइस लिख दिए बेटा अपन ने, लॉटरी इसमें गेम शो में ले लिया ना, अगर कोई अपन ने गेम शो में जीता है, क्रॉस वर्ड में जीता है,
पजल में जीता है, वो सब यहाँ आ गए। ठीक है। ओके, ये सारे नाम एक बार आप देख लो, समझ लो, और इसमें कोई किसी नाम में कोई डाउट हो रहा हो या कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं, इस हेड में कोई भी इनकम तब आएगी जब वो पिछले 4 हेड में ना आई हो, मतलब ये रेजिडरी हेड है, हारे का सहारा, जिसमें जो इनकम कहीं नहीं आएगी वो इनकम यहाँ आएगी। डन। ओके, तो सर ये सारी इनकम के नाम तो आपने लिखवा दिए, और जब ये इनकम हमें क्वेश्चन में मिलेगी तो हम इसको अदर सोर्स में भी डाल देंगे, पर क्या इनका कोई ट्रीटमेंट करना है या सीधा बस जितना मिला उतना टैक्सेबल? तो उसके लिए चलो अपन बात करते हैं, क्योंकि अभी तो ये भी तो समझना है ना कि सर जितना मिला उतना टैक्सेबल कर दें या कुछ ट्रीटमेंट भी करना है। तो सुनिए, एमएलएमपी की सैलरी आप सीधे एड ऑन करेंगे, कुछ भी उसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। फैमिली पेंशन अगर आपको मिली है तो उसमें कुछ अमाउंट टैक्सेबल होता है और कुछ अमाउंट टैक्स फ्री होता है, तो उसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 पढ़ेंगे। राइट, चलिए, ये सीधा लिखना है बेटा इंटरेस्ट आपको, रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड भी सीधा लिख देना है, सबलेटिंग सीधा लिख दो, ये सीधा लिख दो, एडवांस मनी फॉरफिटेड सीधा लिख दो, मतलब इनमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, जितना मिला उतना इनकम में एड ऑन कर दो। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और इनहांस कॉम्पनसेशन, इसमें से भी कुछ छूट मिलती है, इसलिए इसको हम वर्किंग नोट नंबर 2 में कवर करेंगे। गिफ्ट तो पता ही है कि बहुत डिटेल वाला पॉइंट है, तो इसके लिए वर्किंग नोट आएगा 3। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जब हमें मिलेगा तो मे भी ये टीडीएस कट के मिले, जाहिर सी बात है टीडीएस कट के मिलेगा, और अगर टीडीएस कट के मिलेगा तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉसअप करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ग्रॉसअप करना पड़ेगा। डन। आगे, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, अगर ये मिला है तो इससे भी ग्रोसअप करना पड़ सकता है। आप बोलेंगे सर ये ग्रोसअप क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ग्रोसअप का मतलब क्या है। मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिला 100 रुपए, ठीक है, आपको इंटरेस्ट मिला 100 रुपए, और ये इंटरेस्ट बिना टीडीएस के हैं, क्योंकि 100 रुपए तक पे तो टीडीएस कटता नहीं है, तो आप इनकम में कितना जोड़ेंगे, 100 रुपए ही जोड़ लेंगे। पर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट मिला 9,000 रुपए, और ये टीडीएस ये अमाउंट आफ्टर टीडीएस है, क्योंकि 5,000 से ऊपर होते ही टीडीएस कटना लग जाता है। ठीक है, तो आप इनकम में 9,000 जोड़ेंगे जो आपको मिला है, या फिर 10,000 जोड़ेंगे जो आपने कमाया है, 10,000 जोड़ेंगे, तो ये 9,000 को उस 10,000 में कन्वर्ट करना, मतलब अमाउंट रिसीव को अमाउंट अर्न में कन्वर्ट करना ही ग्रोसअप कहलाता है। आगे बात समझ में, अमाउंट रिसीव को अमाउंट अर्न में कन्वर्ट करना, मतलब जो टीडीएस कटा हुआ है उसको वापस जोड़ देना, ये होता है ग्रोसअप। बोलो, बात समझ में आ गई? सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी इनकम में से टीडीएस कटा है या नहीं कटा है? बेटा ये हमें याद करना पड़ेगा, जब हम टीडीएस का चैप्टर पढ़ लेंगे, टीडीएस के रूल्स पढ़ लेंगे, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि किसी इनकम में टीडीएस कटा या नहीं। हाँ बिल्कुल, टीडीएस अमाउंट को ऐड करना है बेटा, आपको ऐसे कहना है कि मुझे जो 9,000 मिले हैं वो तो 90% है, मतलब 100% कितना मैंने कमाया, कितना, तो आपको पता चलेगा आपने कमाया 10,000, तो आप अदर सोर्स में 10,000 जोड़ेंगे, क्योंकि हम इनकम निकाल रहे हैं और इनकम तो 10,000 ही है ना, इस हिसाब से। बोलो, आगे बात समझ में? ओके, तो इस तरीके से हमें इनकम को ग्रोसअप करना है,
जो इनकम हमने कमाई है वो कैलकुलेट करनी है। तो टीडीएस का चैप्टर पढ़ते हैं हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस इनकम पे कितने अमाउंट से ऊपर टीडीएस कटता है, तो उसको ग्रोसअप करना है या नहीं करना वो वहां से पता चलेगा। एक और पॉइंट है कि सर मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपन जब बैंक से अपने को जब मान लो बैंक के अलावा कोई इंटरेस्ट मिलता है तो 5,000 रुपए तक टीडीएस नहीं कटता, और 5,000 से ज्यादा होने पे 10% टीडीएस कटता है। एक बार के लिए आप ये मान लो, एक एग्जांपल के तौर। अब अगर आपको 5,000 से कम का अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, तो बताइए वो नेट दे रखा होगा या ग्रोस दे रखा होगा? ग्रोस दे रखा होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 5,000 से नीचे तो टीडीएस कटता ही नहीं है। तो टीडीएस कटता ही नहीं है तो नेट का तो मतलब ही नहीं हो, तो ग्रोस ही दे रखा आपको, बिना टीडीएस कटे हुए ही दे रखा। ओके, बोलो आगे बात समझ में ये वाली? ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में 8,000 रुपए का अमाउंट दे रखा है, 8,000 का इंटरेस्ट मिला, जबकि आपको पता है कि 5,000 से ऊपर होते हैं टीडीएस कटने लग जाता है। तो वो 8,000 रुपए जो अमाउंट दे रखा है वो ग्रोस है या नेट है? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि वो नेट अमाउंट ही हो, आपको लैंग्वेज देखनी है क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट अर्न ₹8,000, तो बताओ नेट है या ग्रॉस है? इंटरेस्ट अर्न ₹8,000 या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 8,000, तो ये ग्रॉस अमाउंट है। और बोला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी 8,000, तो ये नेट है, क्योंकि मिला होगा तो कट के मिला होगा, कमाया है तो ग्रॉस ही। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब अगर थ्रेशोल्ड से लिमिट का अमाउंट है, थ्रेशोल्ड से लिमिट से कम अमाउंट है, तब तो हमेशा ग्रॉस होगा, और ऊपर अमाउंट है तो आपको लैंग्वेज देखनी पड़ेगी कि लैंग्वेज क्या यूज की गई। ओके, चलिए बेटा, यहाँ पे देखो ग्रोस अप, ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसमें भी ग्रोस अप लिख दो। ठीक है। डिविडेंड, डिविडेंड समझने वाली बात है, और इस साल इसमें अमेंडमेंट भी है, तो ये आप लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4। ओके, रिसीव हमेशा नेट होगा, बिल्कुल, पर वो भी तब जब लिमिट से ऊपर हो। मान लो मिला 4,000, तो 4,000 तो लाइबल ही नहीं है टीडीएस कटने के लिए। जानवी, अगर बेटा लिखा है कि 4,000 मिला, तो 4,000 पे तो टीडीएस वैसे भी नहीं कटता, तो फिर ग्रॉस ही रहेगा। लिमिट से ऊपर अगर लिखा है कि मिला है तो कट के ही मिलेगा। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट लॉटरी वगैरह, इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रोसअप, क्योंकि ये भी टीडीएस कट के मिले होंगे। ट्यूशन फीस आप सीधा ले लेंगे, रेंट आप सीधा ले लेंगे, ये आप सीधा ले लेंगे, ये आप ले लेंगे, इनमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो कुछ वर्किंग नोट जो हमने लिखे ऊपर वो बना लेते हैं। कौन कौन से ध्यान रखना। पहला वर्किंग नोट लिखा हमने फैमिली पेंशन को लेकर, राइट। फैमिली पेंशन, देखिए फैमिली पेंशन का काम बहुत सिंपल है। अगर किसी पर्सन को फैमिली पेंशन मिल रही है तो उसमें से कुछ अमाउंट टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो फॉलोइंग अमाउंट एग्जम्प्टेड, फॉलोइंग अमाउंट एग्जम्प्टेड, कितना? पहला पॉइंट, थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रियंका बेटा। ओके,
1/3 ऑफ पेंशन और 15,000 1/3 और पेंशन बेटा और 15,000 दोनों में जो भी कम हो उतना अमाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उतना अमाउंट क्या हो जाएगा आपके लिए, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कैसे सर? अभी आपको विजुअल करवाते हैं कैसे, एक सेकेंड। एक बार बता दो ऑडियो आ रहा है क्या, कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है। ओके, चल गया। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपको मिली फैमिली पेंशन ऑफ रुपीज 8,000। फैमिली पेंशन कितनी मिली, 8,000 रुपए। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे आप कहेंगे कि मिला मुझे 8,000, इसमें से टैक्स फ्री कितना है, एग्जम्प्ट कितना है, 1/3 ऑफ पेंशन, 8,000 का 1/3 या 15,000 जो भी कम हो। तो जाहिर सी बात है 1/3 ही कम होगा, तो 1/3 कर दीजिए, कितना होता है, लो जी बोलो, क्लियर है ये वाला? ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि सर फैमिली पेंशन मिली है 40,000, तो कितना टैक्स फ्री होगा, 1/3 13,335, ठीक है, और 15,000 जो भी कम हो, तो यही कम है, तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, आपको फैमिली पेंशन मिली है 60,000 रुपए, तो 1/3 ऑफ पेंशन 20,000 और 15,000 विच एवर इज लेस, तो टैक्स फ्री कितना होगा, 15,000। लो, इस तरीके से समझना है आपको। ओके, तो ये फैमिली पेंशन का वर्किंग नोट है। नोट डाउन करो, नोट डाउन करें इसको। डन, ओके। दूसरे नोट पे आते हैं बेटा, वो तो बहुत आसान है। दूसरा नोट तो किस चीज का था, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और इनहांस कॉम्पनसेशन। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और इनहांस कॉम्पनसेशन अगर आपको मिला है तो उसका 50% पार्ट क्या होगा, एग्जम्प्ट रहेगा, और 50% पार्ट क्या होगा, टैक्सेबल रहेगा। 50% विल बी एग्जम्प्टेड एंड 50% विल बी टैक्सेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट, तीसरा नोट कौन सा था हमारा, तीसरा नोट था गिफ्ट का, राइट।
और ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है हमारा। गिफ्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर, ठीक है। 56 टू 10 के अंदर डिफाइन किया गया है, राइट। ओके, गिफ्ट को हम दो फर्दर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले टैक्स फ्री गिफ्ट, ठीक है, और दूसरे टैक्सेबल गिफ्ट। टैक्सेबल गिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली टैक्सेबल है, वो कुछ हद तक टैक्स फ्री है और कुछ हद तक टैक्सेबल है, ठीक है। और टैक्स फ्री गिफ्ट जो है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। तो सबसे पहले हम टैक्स फ्री गिफ्ट की बात समझ रहे हैं। आपको याद होगा सैलरी चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि अगर हमें गिफ्ट एम्प्लॉयर से मिला है तब तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, और अगर हमें उसके अलावा किसी से भी गिफ्ट मिला है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स फ्री गिफ्ट हमें क्यों बोला गया वो आप समझिए, कहाँ पे और किस केस में गिफ्ट हमारे लिए टैक्स फ्री है। तो पहला पॉइंट, फ्रॉम रिलेटिव। रिलेटिव से अगर हमें गिफ्ट मिलता है अप टू 50,000 इन केस, नहीं, जो टैक्स फ्री अपन लिख रहे हैं उनमें अमाउंट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 50,000 हो चाहे कितना भी हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम रिलेटिव, रिश्तेदार से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो दैट विल बी 100% टैक्स फ्री, चाहे वो 1 लाख है, 5 लाख है, चाहे 50 लाख है, कोई लिमिट उसमें नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहां हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है, तो वो हम समझेंगे। पहले मैं सारे लिखवा देता हूं आपको। दूसरा, ऑन मैरिज, शादी के मौके पे अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है और किसी से भी मिलता है, उस टाइम रिलेटिव की भी जरूरत नहीं है, तो वो टोटली आपके लिए क्या होगा, टैक्स फ्री रहेगा, ओके। तो रिश्तेदार से मिला टैक्स फ्री, शादी में मिला टैक्स फ्री। कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ होने वाली है और आखिरी इच्छा में वो आपको कुछ देके जाता है, ठीक है, मरने वाले की आखिरी इच्छा में आपको अगर कुछ मिलता है तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री है। इसके अलावा विल, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार में अगर पिताजी की संपत्ति बेटे को मिलती है तो वो टोटली टैक्स फ्री है, ठीक है, क्योंकि उसे तो हम ट्रांसफर भी नहीं मानते। याद है आपको कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था कि उसे ट्रांसफर भी ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, अगर आपको गिफ्ट मिलता है लोकल अथॉरिटी से, मतलब जेडीए, नगर निगम, म्युनिसिपैलिटी, अगर किसी तरीके का अवार्ड आपको देते हैं, कोई गिफ्ट आपको देते हैं, तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, गिफ्ट फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट, आपको चैरिटेबल ट्रस्ट से कोई गिफ्ट मिलता है तो वो भी टोटली टैक्स फ्री, समझ पा रहे हैं। तो इतने जगह से अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो बिना किसी लिमिट के वो गिफ्ट आपके लिए टैक्स फ्री हो जाता है, ठीक है, बिना किसी लिमिट के वो गिफ्ट आपके लिए टैक्स फ्री हो जाता है। हम डिटेल में बात करेंगे कि रिलेटिव का मतलब क्या है, ठीक है, और इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ओके। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर यहां तक किसी के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अवार्ड टैक्स फ्री है बेटा, अगर आपको कोई गवर्नमेंट से अवार्ड मिलता है दैट इज टैक्स फ्री अवार्ड।
ओके, सेक्शन 54 के नोट्स भेज देना। चलो भेज देंगे। ओके, थैंक यू।